गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके वेल, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक किडनी डिजीज। आपको क्या लगता है, क्या समझ आई थी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक किडनी डिजीज क्या चीज़ है? बाकी लोगों को बोल दें ऑनलाइन हो जाए प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो आप ठीक होंगी। बाकी लोगों को बोल दें काइंडली जल्दी से ऑनलाइन हो जाए ताकि हम डायबिटिक किडनी डिजीज डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में अगेन हम आज एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं। उसके बाद हम डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या चीज़ है? अभी हम डायबिटिक किडनी डिजीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में। सो व्हाट इज नेफ्रोपैथी? पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को लास्ट हमने जो डिस्कस किया था उसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत समझ आया हो तो लेट मी नो कि व्हाट इज नेफ्रोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती क्या है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेल ओके वेल बेटा, इसमें एग्जैक्टली ब्लड ग्लूकोज आ रहा होता है, लेकिन एल्ब्यूमिन अगर माइक्रो एल्ब्यूमिनिया भी कह दे, एल्ब्यूमिनूरिया कह देंगे तो दैट इज अनदर थिंग। थोड़ा अच्छी हो जाएगी डेफिनेशन। एल्ब्यूमिन का लेवल, एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाती है और एल्ब्यूमिन इज प्रोटीन। ये आप प्रोटीनूरिया कह सकते हैं तो भी वेल है। ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके, इसके अलावा ओके, किडनी डिजीज़ अगर यूनिट जो के नेफ्रॉन हैं वो डैमेज हो रहे हैं तो उनकी वजह से डिजीज़ हो रही है तो उसको भी नेफ्रोपैथी कहा जाता है। ओके वेल, ठीक है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा वेरी गुड, नाइस आंसर है ना। आप लोग पढ़ना शुरू कर चुकी हैं, आई नो, और आप लोगों को बहुत सी चीज़ों का पता है। प्रोटीनूरिया बेटा, प्रोटीन यूरिया नहीं, काइंडली करेक्टेड। प्रोटीनूरिया, प्रोटीन यूरिया और चीज़ है प्रोटीनूरिया, प्रोटीन का यूरन के अंदर आना। वेरी गुड इवनिंग बेटा। ओके वेरी ओके, डिस्ट्रक्शन कैसी होती है? अनदर क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो आप ठीक होंगी। अब डिस्ट्रक्शन कैसी होती है, ये लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आज उसी डिस्ट्रक्शन को हमने एक एलिब्रेट करना है, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है कि ये डिस्ट्रक्शन होती कैसे है। प्रोटीनूरिया, एग्जैक्टली, वेरी गुड, प्रोटीन का यूरन में आना। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, बुक के अंदर आज एक चीज़ और पढ़ रहा था मैं, जब बुक आप लोगों की फोर्थ, उसमें ये लिखा हुआ था बेटा कि जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है ना, इसके साथ जो कार्डियक रिस्क है वो इंक्रीज हो जाती हैं और जो प्राइमरी काज ऑफ डेथ होती है उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से पेशेंट की डेथ हो रही होती है।
ओके एग्जैक्टली, प्रोटीनूरिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जीएफआर इंक्रीज हो जाता है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप आज मैंने पढ़ी है और कोर्स के अंदर ही मेंशन किया हुआ था, उसमें बेटा ये लिखा हुआ था कि जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है ना, उसकी वजह से जो कार्डियक रिस्क है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो डेथ हो रही होती है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी इंड्यूस्ड हार्ट की वजह से डेथ हो रही होती है। तो उसको डायबिटिक किडनी डिजीज़ तो थी, बात बड़ी गौर से सुनने वाली है। पेशेंट को डायबिटिक किडनी डिजीज़ है या डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, और नेफ्रोपैथी के रिजल्ट में उसको हार्ट का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं, और उस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। थोड़ा एलिब्रेट करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बट टू यू से, आप क्या कहते हैं कि इज़ इट पॉसिबल अगर पेशेंट है। ओके वेल बेटा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ग्लूकोज के लार्ज मॉलिक्यूल पास आउट नहीं होते, लेकिन जब रिपीटेडली ग्लोमेरुलाई को स्ट्राइक करते हैं तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को रैप्चर कर देते हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन की वाइडनिंग होना शुरू हो जाती है। तो उस वजह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं। वेरी गुड बेटा। व्हाट इज प्री लोड और आफ्टर लोड? ओके चलिए ये भी बता देता हूँ बेटा। बेसिकली ना, आप अगर वालेकुम अस्सलाम बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, पहली जो चीज़ है कि जब डायबिटिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, तो अगर आप लोगों ने सुना होगा कि जो किडनी है उसमें से सोडियम और वाटर और पोटाशियम का लेवल मेंटेन किया जा रहा होता है। और आपने ये भी सुना होगा कि जो पेशेंट्स किडनी फेलियर वाले होते हैं या किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनको एडीमा होना शुरू हो जाता है। What do you think what is the cause of edema? ओके चलिए आपको मैं बता देता हूँ, नथिंग टू वरी। आप लोग थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में ज़रूर कि बेटा किडनी से जो सोडियम और वाटर होता है ना, उसकी होम्योस्टेसिस हो रही होती है। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? वालेकुम अस्सलाम बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, मैंने ये बेटा पूछा है कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस, जल्दी बताएं बेटा, होम्योस्टेसिस क्या होती है? और जो आपका किडनी है ना, ये सोडियम और वाटर की होम्योस्टेसिस करता है, सोडियम और वाटर की होम्योस्टेसिस। तो वर्ड व्हाट इज होम्योस्टेसिस, जल्दी बताएं, फिर आपको ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क के बारे में बताऊंगा कि ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से कार्डिक रिस्क कैसे इंक्रीज हो जाते हैं। बैलेंस होना, नैरो रेंज ऑफ पैरामीटर्स। ओके ओके, बैलेंस होना या एक स्टैटिक सेट पॉइंट अचीव करना, स्टैटिक सेट पॉइंट अचीव करना या विद इन लिमिट्स आना, इसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ओके इट्स एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेसिस। वेरी गुड, ठीक है। ओके, नॉर्मलाइज करना, एक स्टैटिक सेट पॉइंट के ऊपर लेके आना, आप कह सकते हैं कि दैट इज अ होम्योस्टेसिस। इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, काइंडली करेक्टेड कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों साइडों पे इक्वल होना। अगर जिस तरह एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। अब देखिएगा, सोडियम और पोटाशियम, पोटाशियम जो है इंट्रासेलुलर कैटाइन है, और जो सोडियम है ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन है। आर यू एग्री? अगर मैं ये कह देता हूँ कि सोडियम की इक्विलिब्रियम हो गई है, सोडियम की होम्योस्टेसिस हो गई है, तो मीनिंग टू से कि सोडियम इनसाइड और आउटसाइड इक्वल अमाउंट में आ गया है, दैट इज नॉट अ इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम, सॉरी। कि सोडियम और जो इनसाइड थी वो और जो आउटसाइड थी दोनों इक्वल अमाउंट में आ गए, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो जब भी आप सोडियम, जब भी आप होम्योस्टेसिस को डिफाइन कीजिएगा तो नेवर से कि इट इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑलवेज से देयर इज ए स्टेट ऑफ ए स्टैटिक सेट पॉइंट। अब स्टैटिक सेट पॉइंट में क्या होगा कि स्पेसिफिक लिमिट्स के अंदर चीज़ों को मेंटेन करना होता है। लाइक सोडियम का अगर लेवल 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो जब सोडियम का लेवल 135 से 145 होगा तो दैट इज स्टैटिक सेट पॉइंट ऑफ होम्योस्टेसिस। तो इसको हम स्टैटिक सेट पॉइंट कह सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड
सुंदस ने एग्जैक्टली अच्छा डिफाइन किया है कि स्टैंडर्ड वैल्यू आर कंडीशन ऑफ एनी वाइटल ऑर्गन इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो अच्छा हम बात कर रहे थे कि जब होम्योस्टेटिक डी अरेंजमेंट होना शुरू हो जाती है। अब होम्योस्टेटिक डी अरेंज कैसी चीज़ें होती हैं कि सपोज जो किडनी था उसने इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन करना था, वाटर के लेवल को भी मेंटेन करना था। ये आप लोगों को पता है कि किडनी क्या करती है कि वाटर के लेवल को मेंटेन कर रही होती है, इलेक्ट्रोलाइट के को भी इम्बैलेंस होने से प्रिवेंट कर रही होती है। लेकिन जब किडनी डिजीज हो जाती है, किडनी डिजीज होने के रिजल्ट में क्या होगा कि जो सोडियम और वाटर नॉर्मल लेवल में मेंटेन होना था, वो सोडियम और वाटर नॉर्मल लेवल में मेंटेन नहीं होता। तो सोडियम की रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। जब सोडियम की रिटेंशन होएगी ना, तो उसके रिजल्ट में तो जब सोडियम और वाटर रिटेन होना शुरू हो जाएंगे, जब सोडियम और वाटर की रिटेंशन होएगी तो दैट विल इंक्रीज द वेनस रिटर्न। अब जब वेनस रिटर्न बढ़ेगी तो ये बर्डन पड़ेगा हार्ट के ऊपर। हार्ट को ना ब्लड फोर्सफुली इजेक्ट करना शुरू हो। अब बेटा अब शोर नहीं आएगा, डोंट वरी, अब शोर नहीं आएगा, वेरी सॉरी। ओके, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जब किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी फेलियर होने के रिजल्ट में जो होम्योस्टेसिस ऑफ सोडियम है दैट विल नॉट बी मेंटेन्ड। इसी तरह सोडियम मेंटेन नहीं होएगा, उसके साथ जो वाटर है वो एलिमिनेट नहीं होएगा। जब सोडियम और वाटर की रिटेंशन होना शुरू हो जाती है तो दैट विल इंक्रीज द वेनस रिटर्न। जब वेनस रिटर्न बढ़ेगी तो वेनस रिटर्न बढ़ने के रिजल्ट में क्या होगा कि हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट की तरफ ब्लड ज़्यादा जाएगा। जब हार्ट की तरफ ब्लड ज़्यादा जाएगा तो हार्ट को फोर्सफुली उस ब्लड को इजेक्ट करना पड़ेगा। अब ये फोर्सफुली जो ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है दैट विल लीड टू ए हार्ट फेलियर। अब सोडियम और वाटर रिटेन नहीं हो रहा, सोडियम और वाटर एलिमिनेट नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, तो सोडियम क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वेनस रिटर्न बढ़ेगा। वेनस रिटर्न बढ़ने के रिजल्ट में क्या होगा कि हार्ट के ऊपर प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों इंक्रीज होंगे। जब प्री लोड और आफ्टर लोड इंक्रीज होंगे तो हार्ट को फोर्सफुली उस ब्लड को इजेक्ट करने की जरूरत पेश आएगी। तो उसके रिजल्ट में एक टाइम आएगा कि हार्ट स्लोली और प्रोग्रेसिवली अनएबल होना शुरू हो जाएगा टू इजेक्ट ऑल द ब्लड कमिंग टूवर्ड्स इट। उस कंडीशन को हम ये कह देते हैं कि ये हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह जब किडनी डिजीज़ हो जाती है, किडनी डिजीज़ होने के रिजल्ट में जो सोडियम और वाटर का लेवल है ये मेंटेन बेटा नहीं होता। ना मेंटेन होने की वजह से पेशेंट्स जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरफ चला जाता है। लाइक उस पेशेंट्स के अंदर LVH होना शुरू हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होएगी तो उसके बाद क्या होगा कि जो वेंट्रिकल्स हैं या जो पीछे वॉल्व पड़े हैं वो रैप्चर होना शुरू हो जाएंगे। तो मेनली जो डेथ होएगी वो हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक पोस्ट में चीज़ लिखी हुई थी जो कि मैंने पढ़ी है और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस कर ली जाए। ओके, तो इसके अलावा हमने जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी थी उसके अंदर ग्लोमेरुलोसिस की बात की थी और किडनी लीयंस के बारे में बात की थी। अगर आप लोगों को शायद याद हो तो जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है वो मेनली कम्बिनेशन ऑफ लीयंस है जो कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ के अंदर हो रही होती है। और उन लीयंस के अंदर क्या आता है, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस आना शुरू हो जाता है। ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस आना शुरू हो जाता है कि ग्लोमेरुलाई क्या होते हैं कि रैप्चर होना शुरू हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी होती है। ओके बेटा, प्री लोड ये होता है कि कंट्रैक्शन से पहले जितना ब्लड था और आफ्टर लोड होता है कंट्रैक्शन के बाद जितना ब्लड रह जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। तो जब प्री लोड इंक्रीज होएगा, इंक्रीज होने के रिजल्ट में जब फोर्सफुली इजेक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल तो उसके अंदर फिर भी कुछ अमाउंट में ब्लड रह जाएगा, तो वो ज़्यादा अमाउंट में रहना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं। जब वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। स्पेशली जब लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी भी कहा जाता है। और ये हाइपरट्रॉफी क्या करती है, बैक फ्लो को इंकरेज कर रही होती है। अब बैक फ्लो पीछे जो वॉल्व पड़े होते हैं वो इनकम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती हैं, पल्मोनरी एडिमा होना शुरू हो जाता है। इसलिए और साथ में जो पेरीफ्रीज हैं वहाँ तक ब्लड, वहाँ तक क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो कमोलेट होना शुरू हो जाता है और साथ में पेरिफेरल एडीमा होना शुरू हो जाता है। अब अगर एडीमा की बात करें तो इसकी भी मेन 5 काजेज होती हैं। पहली काज ये होती है कि जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है।
दूसरी काज ये है कि जब वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरी काज ये है कि जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। चौथी काज ये है कि जब ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। पांचवी काज बेटा ये है कि जब वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी काजेज हैं। ओके ओके ओके। ये सारी काजेज क्या करती हैं कि एक बर्डन डालती हैं हार्ट के ऊपर। जब बर्डन हार्ट के ऊपर डलेगा तो वो लीड कर रही होती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को। बेटा ये हमने पहली चीजें डिस्कस करी हुई थी इसलिए मैंने आपको स्पीडी पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो काइंडली लेट मी नो, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नेफ्रोपैथी की। तो उसमें मैंने बताया था कि क्या हो रहा होता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना उसके ऊपर उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना इसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, नेफ्रोपैथी नेफ्रॉन की या किडनी की जो पैथी है या किडनी की डिजीज़ है उसमें ये होता है कि जो कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। और दूसरी कंडीशन के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाती है। तीसरी कंडीशन हमने ये कहा था कि वहाँ पे न्यूड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है कि वहाँ पे निड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये मेरा ख्याल है अगर हम स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं तो भी ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। हमने पहले जो चीज़ें डिस्कस की हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बेटा आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। और ये नेफ्रोपैथी की बात कर रहे थे हम। ओके ठीक है बेटा, मैं 3 चीज़ें आप लोगों से डिस्कस की थी उस दिन भी, आज भी वही हम रिपीट कर रहे हैं कि ये उस दिन मुझे लग रहा था कि आप लोगों को समझ नहीं आई, इसलिए मैंने कहा कि चलें आप लोगों से रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद हमने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करना है आज। ठीक है, अगर आप लोग फेवर करेंगे मुझे तो। ओके, अब सपोज एक पेशेंट आया है ग्लोमेरुलो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी के साथ। तो पहली जो चीज़ है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी, अगर हम पैथोलॉजी की बात करें, पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो उसमें पहली जो चेंज आएगी उसकी कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी। दूसरी कंडीशन उसके अंदर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होगी। अच्छा, ये ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस दो तरह से होती है, वन इज डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस एंड अदर वन इज न्यूड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है। डिफ्यूज में डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं ग्लोमेरुलाई, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और निड्यूलर्स के अंदर निड्यूल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये 3 कंडीशन डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर हो रही होती हैं। ओके अब इसके रिजल्ट में क्या होगा कि पहली जो चीज़ हमने कहा है कि ये कैप्री बेसमेंट मेम्ब्रेन चेंज होना शुरू हो जाती है। कैप्री बेसमेंट मेम्ब्रेन की चेंजेस कैसे होती है कि कैप्री जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, अब जितनी ग्लोमेरुलाई की लेंथ होगी ना तो ये लेंथ के अलावा लेंथ की साइड में इसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी। ओके, 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। पहली जो चीज़ थी कि ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग है, दूसरा डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, और तीसरा न्यूड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है। बेटा ये सिर्फ 3 चीज़ें आप लोग फिंगर टेप पे कर लेंगे तो आप लोगों को डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी समझ आ जाएगी। पहली जो चीज़ है हमने ये कहा है कि कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक होना शुरू हो जाएगी। अब ये थिकनिंग बेटा इसलिए होएगी क्योंकि ग्लोमेरुलाई डैमेज हो चुकी होंगी और ग्लोमेरुलाई की लेंथ के साथ डाउनवर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी होती है वो थिक होना शुरू हो जाएगी रिपीटेडली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्ट्राइक होने की वजह से। दूसरी कंडीशन ये होती है कि न्यूड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि न्यूड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो ग्लोमेरुलाई कैपिलरीज हैं ना, ग्लोमेरुलाई कैपिलरीज के अंदर स्मॉल स्मॉल न्यूड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, लीनियंस बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये लीनियंस क्या करते हैं कि जो नॉर्मली ग्लोमेरुलाई कैपिलरी के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड आ रही होती है जो कि लेमिनर इन नेचर होती है, उस लेमिनर फ्लो को इनहिबिट करवाती हैं। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जब लीनियंस बन जाएंगे, लीनियंस बनने के रिजल्ट में ब्लड फ्लो इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही इम्पेयर्ड होएगा तो किडनी की तरफ जो नॉर्मली ब्लड जा रहा होता है वो नहीं जाएगा, तो उसके रिजल्ट में मजीद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब मोर वेस्ट प्रोडक्ट्स अकमुलेट होंगे दैट विल लीड टू ए कंडीशन नोन एज रीनल फेलियर। तो इस तरह पेशेंट्स
रीनल फेलियर की तरफ जाएगा। और ये जब डायबिटीज़ इंड्यूस्ड होएगा या हाइपरग्लाइसीमिया इंड्यूस्ड होएगा तो उस कंडीशन को डायबिटिक किडनी डिजीज़ भी कहा जाता है। अब पहली कंडीशन हमने ये डिस्कस की है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक होना शुरू हो जाएगी बेटा। अब जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होती है, नॉर्मली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें से क्या होता है कि जो प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स हैं वो पास आउट नहीं होते। जब प्रोटीन के मालिक्यूल्स पास आउट नहीं होते वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। वो प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स हों और उसके रिजल्ट में क्या होगा, ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हों, तो ये नॉर्मली किडनी से इलिमिनेट नहीं होते। लेकिन जैसे ही हाइपरग्लाइसीमिया स्ट्राइक करेगा ग्लोमेरुलाई के ऊपर, तो जो ग्लोमेरुलाई के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी होती है वो थिक होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही थिक होएगी तो उसमें से जो प्रोटीन के मालिक्यूल्स हैं वो भी एस्केप करना शुरू कर देंगे और उसके साथ जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स थे वो भी एस्केप करना शुरू कर देते हैं। जब ये दोनों प्रोटीन के मालिक्यूल्स जा रहे होते हैं यूरिन के अंदर, उस कंडीशन को प्रोटीनूरिया कहा जाता है। और ये प्रोटीन एल्ब्यूमन इन नेचर होती है, एल्ब्यूमन प्रोटीन जा रही होती है। और एल्ब्यूमन प्रोटीन बेटा क्या करती है कि ऑन कोर्टेक प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जब प्रोटीन यूरिन के अंदर जाएगी या प्रोटीनूरिया होएगा तो उसके रिजल्ट में हाइपोप्रोटीनीमिया होना शुरू हो जाएगा। हाइपोप्रोटीनीमिया का मतलब होता है कि प्रोटीन का ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाना। जैसे ही ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल कम होएगा तो दैट विल रिड्यूस द ऑन कोर्टेक प्रेशर। जैसे ही ऑन कोर्टेक प्रेशर रिड्यूस होएगा, ऑन कोर्टेक प्रेशर रिड्यूस होने के रिजल्ट में जो फ्लूइड था वो थर्ड स्पेस के अंदर रहना शुरू हो जाएगा। जब फ्लूइड थर्ड स्पेस के अंदर रहेगा उस कंडीशन को एडीमा कहा जाता है। ये मेरा ख्याल है कि आप पैथोलॉजी आपको समझ आ गई होगी, अब कोई मुश्किल नहीं रहा। अगेन कहते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ लेकिन मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है। तो प्रोटीनूरिया कह सकते हैं इनिशियल स्टेज में आप माइक्रो MICRO एल्बुमिनीमिया कह सकते हैं, एल्बुमिनूरिया कह सकते हैं कि प्रोटीन या एल्ब्यूमन का स्मॉल अमाउंट में एल्ब्यूमन का यूरिन के अंदर आना, दैट कंडीशन इज नोन एज माइक्रो। Exactly better, that will lead to hypoalbuminemia. Hypoalbuminemia will lead to edema. Okay. अब अगर आप पहली कंडीशन में ये कह सकते हैं तो डायरेक्ट अगर आप प्रोटीनूरिया की तरफ नहीं जाते तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब पुअर हाइपोग्लाइसीमिया कंट्रोल होएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन रैप्चर होना शुरू हो जाएगी या बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी, तो उसके रिजल्ट में जो एल्ब्यूमन का लेवल है, एल्ब्यूमन जो प्रोटीन का लेवल है वो स्मॉल अमाउंट में यूरिन के अंदर इलिमिनेट होना शुरू हो जाती है और उस कंडीशन को माइक्रो एल्बुमिनूरिया कहा जाता है। और लेकिन बाद में क्या होता है कि ये मैक्रो में कन्वर्ट हो जाता है, लार्ज मालिक्यूल्स आना शुरू हो जाते हैं। पहले स्मॉल आना शुरू हो जाएंगे, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, कंट्रोल ना करने की वजह से लार्ज मालिक्यूल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को मैक्रो एल्बुमिनूरिया कहा जाता है। ओके, एडीमा का बेटा एक बार दोबारा बता देता हूँ बेटा। ये बता रहा था कि एडीमा के लिए ना 5 इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं कि एडीमा होता कैसे है। अगर आप 2 प्रेशर याद कर ले, वन इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अदर वन इज ऑनकोटिक प्रेशर, तो आप लोगों को एडीमा की पैथोफिजियोलॉजी समझ आ जाएगी कि एडीमा होएगा कैसे। बेटा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ये फ्लूइड को आउटसाइड द ब्लड वेसल निकालता है, और जो ऑनकोटिक प्रेशर है ये वापस कैपिलरी बेड पे वापस लेके आ जाता है वेनस एंड के ऊपर। तो इस तरह जो वेनस रिटर्न है वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है। अब जो ऑनकोटिक प्रेशर है ये मेंटेन हो रहा होता है बाई प्रोटीन दैट इज एल्ब्यूमन, और ये एल्ब्यूमन सिंथेसिस कहाँ से हो रही होती है, लीवर से सिंथेसिस हो रही होती है। अब जैसे ही ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो गई है, डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो गई है, या बेसमेंट में ब्रेन के अंदर चेंजेस आ गई हैं। ओके बेटा, आपका आंसर कर देता हूँ, पहले ये मुझे एडीमा का बताने दे, फिर आपका आंसर मैं कर देता हूँ। ओके बेटा, जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होती है उसके साथ डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाती है। अब होगा क्या कि ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हुई है, तो नॉर्मली जो प्रोटीन्स थी वो एस्केप आउट नहीं होती। जब प्रोटीन एस्केप नहीं होती तो प्रोटीन वापस रिटेन हो जाती थी और ये ऑन कोर्टेक प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है, और ऑन कोर्टेक प्रेशर एडीमा से प्रिवेंट कर रहा होता था पेशेंट्स पर। लेकिन होगा क्या
कि जब प्रोटीन यूरिन के अंदर एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है, उस कंडीशन को कहा जाता है प्रोटीनूरिया। अब ये जो प्रोटीनूरिया है ये लीड करता है हाइपोप्रोटीनीमिया को। अब हाइपोप्रोटीनीमिया क्या है कि प्रोटीन का लेवल ब्लड के अंदर कम हो चुका है। अब ब्लड के अंदर जो ऑनकोटिक प्रेशर है दैट इज मेंटेन बाय द प्रोटीन एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन हो रहा होता है। जब प्रोटीन का लेवल कम होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। जब ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो वो फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाएगा वो ऑनकोटिक प्रेशर उसको वापस खींच के वेनस एंड का हिस्सा नहीं बनाएगा या वेनस रिटर्न का हिस्सा नहीं बनाता, तो वो फ्लूइड वहाँ का रह जाता है, वहाँ पे पड़ा रहता है। और जब वहाँ पे पड़ा रहेगा तो उस कंडीशन को अडीमा कहा जाता है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में जब अब नॉर्मल फ्लूइड अकमुलेट हो जाता है तो उसको अडीमा कहा जाता है। ठीक है बेटा, हार्ट इनलार्जमेंट वंस द हाइपरट्रॉफी इज देयर, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई है या वाल्व इनकम्प्रोमाइज हो गए हैं या कोई सेप्टल डिफेक्ट हो गया है तो वो उसको करेक्ट करवाना पड़ता है सर्जिकली, अदरवाइज ये खुद करेक्ट नहीं होता। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो बेटा? अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है, इनिशियल स्टेज में जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रहा होता है और ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने के रिजल्ट में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी थिकनिंग हो चुकी होती है, डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो चुकी होती है। अब ये सारे काम होने के रिजल्ट में क्या हो रहा होता है कि पहली जो मैनिफेस्टेशन डायबिटिक नेफ्रोपैथी की आ रही होती है उसमें यूरिन के अंदर माइनर अमाउंट के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन आ रही होती है, एल्ब्यूमिनूरिया हो रहा होता है, माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया हो रहा होता है। अब जिस बुक के अंदर जो मेंशन किया हुआ था आपकी फोर्थ है उसके अंदर बेटा ये मेंशन किया हुआ था, जो माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया है उसको उन्होंने ये कहा था कि जब 330 से लेके 300 mg पर डे अगर एल्ब्यूमिन का लेवल यूरिन के अंदर आ रहा है तो उसको कहा था माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया। बेटा ये बुक के अंदर मेंशन है, सेम ये वर्ड्स लिखे हुए थे कि माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो यूरिन प्रोटीन है उसके अंदर अगर 24 आवर्स में 30 से लेके 300 mg पर डे अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन जा रही है तो उसको माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया कहा जाता है। ठीक है, और बुक के अंदर ये भी बेटा मेंशन था कि वो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक्स होते हैं उनको ऑलवेज इनकरेज फॉर स्पॉट यूरिन टेस्ट कि अब माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया माइक्रो माइक्रो MICRO माइक्रो एल्ब्यूमिन को डिटेक्ट करने के लिए यूरिन के अंदर स्पॉट यूरिन टेस्ट रिकमेंडेड होता है, पेशेंट्स को ये करवाना चाहिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जाए, और अगर पेशेंट्स हाइपरटेंसिव है तो बुक के अंदर बेटा ये मेंशन था कि उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको लेस देन 120 से लेके 130 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक
ओके बेटा, अब आवाज़ आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। बेटा अब आवाज़ आ रही होगी। ओके। ओके, माइक्रो और मैक्रो एल्बुमिनुरिया की समझ आ गई बेटा। माइक्रो के बारे में मैं ये बता रहा था कि बुक के अंदर ये मेंशन था कि अगर माइक्रो एल्बुमिनुरिया है तो उसमें 30 से लेकर 300 mg पर डीएल अगर एल्ब्यूमिन का लेवल है लेस देन, ये 24 आवर्स के अंदर अगर 30 से लेकर 300 तक आ रहा है तो उसको माइक्रो एल्बुमिनुरिया कहा जाता है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन को मैक्रो एल्बुमिनुरिया कहा जाता है। इसके अलावा सर्टेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में उनको रूल आउट करना चाहिए, लाइक प्रोटीन स्पॉट टेस्ट करवाना चाहिए वो पेशेंट्स जो डायबिटिक होते हैं तो उनको। ठीक है। ओके बेटा, बीपी का मैंने ये बताया है कि जो बीपी है, अगर डायबिटिक किडनी डिजीज़ है तो उनके अंदर जो नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो लेस देन 130 से लेके 120 सिस्टोलिक और 80 70 टू 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए। लेकिन अगर साथ में प्रोटीनूरिया है तो इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना चाहिए। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो दैट विल अगेन पुट ए बर्डन ऑन योर हार्ट, ऑन द पेशेंट्स हार्ट। जैसे ही पेशेंट हार्ट के ऊपर बर्डन डालेगा तो उसके रिजल्ट में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी बुक के अंदर मेंशन थी कि वो पेशेंट्स जिनके अंदर किडनी डिजीज़ है, चाहे वो डायबिटिक हैं या नहीं है, लेकिन स्मोक करते हैं, तो उनके अंदर क्रोनिक किडनी डिजीज़ डिवेल्प होने के डबल चांसेस होते हैं। ओके। ओके बेटा, अगर माइक्रो और मैक्रो में बेटा ये डिफरेंस है कि अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन का जो यूरिन के अंदर लॉस है वो 30 से लेस देन 30 से लेके 300 mg पर डे इन 24 आवर्स है तो उस कंडीशन को कहा जाता है माइक्रो एल्बुमिनूरिया। अगर मोर देन 30 है, मोर देन 300 माइक्रोग्राम पर mg है तो उसको कहा जाता है मैक्रो एल्बुमिनूरिया। एग्जैक्टली बेटा, जब सोडियम और वाटर रिटेन होना शुरू हो जाएंगे तो ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और हार्ट के ऊपर हार्ट फेलियर को लीड कर रही होती हैं। ठीक है। और दूसरी कंडीशन बेटा कि वो पेशेंट्स जो स्मोक करते हैं उनके अंदर, चाहे वो डायबिटिक हैं या चाहे वो डायबिटिक नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो किडनी डिजीज़ है या किडनी डैमेज होने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक चीज़ और भी बेटा मेंशन थी कि वो पेशेंट्स या वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के हैं और स्मोक करते हैं तो उनके अंदर माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया डेवलप होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब स्मोक का क्या रिलेशन है बेटा, ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ओके। अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक नेफ्रोपैथी में कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो जल्दी से, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और इसमें बेटा ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, ये याद रखिएगा कि पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड होता है। ओके बेटा, ब्लड की जो लिमिट्स हैं लेस देन 130/80 या 120/170 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर की लिमिट्स हैं। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 लेस देन 120 से 130 है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 70 टू 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रखना चाहिए पेशेंट्स को। ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं डेवलपिंग डायबिटिक नेफ्रोपैथी, पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज पहली जो चीज़ है। दूसरा, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए डायबिटिक पेशेंट्स है तो उसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए।
इसके अलावा अगर और कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उनको मॉनिटर करना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो मेडिकेशन के थ्रू उसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी है तो उसको भी रूल आउट करवाना चाहिए। और अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है तो अगेन उसको मेडिकेशन के थ्रू ब्लड प्रेशर को और बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू मैनेज करना चाहिए। ये बेटा 5 स्टेजेस होती हैं डायग्नोसिस की, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। ग्लोमेरुलर डिजीज़ हो रही होती है जिसमें कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, न्यूप्लेजिया हो सकता है। सेकंड, वेसल्स का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक वेस्कुलर कोई डिजीज़ हो सकती है, रीनल आर्टरी की डिजीज़ हो सकती है, जिस तरह हम ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे थे, डिफ्यूज्ड ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे थे। ये हाइपरटेंशन हो सकती है, माइक्रो एंजियोपैथी हो सकती है, ट्यूब्यूल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, लाइक स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, यूटीआईज हो सकती हैं, सिस्टिक कोई डिजीज़ हो सकती है, लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। इस तरह ट्रांसप्लांट की अगर ट्रांसप्लांट करवाया तो उसकी रिजेक्शन होना शुरू हो गई है, टॉक्सिसिटी होना शुरू हो गई है, या रिकरेंट डिजीज़ होना शुरू हो गई है, या ट्रांसप्लांट ग्लोमेरुलोपैथी होना शुरू हो गई है। तो ये वो 5 क्लासिफिकेशन है जिसके थ्रू हम रूल आउट कर सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि क्लिनिकल सिंड्रोम के अंदर परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया के प्रोटीन आ रही होती है, हाइपरटेंसिव होती है, और प्री प्रोग्रेशन डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन, या आप इसको रीनल फेलियर का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। ग्लोमेरुलाई और इंटेस्टिनल बेटा, ये थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेसेंजियल एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है और नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाती है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि पहली मेसेंजियल एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, दैन इंट्राग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाता है, और उसके रिजल्ट में मज़ीद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग होएगी तो जो प्रोटीन्स हैं वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है, माइक्रोअल्ब्यूमिनूरिया होना शुरू हो जाएगा या प्रोटीनूरिया होना शुरू हो जाएगा, और एट द एंड पेशेंट्स हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया में जाएगा, और हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया विल लीड टू एडीमा। इसमें 5 स्टेजेस, जिसके अंदर पहली जो स्टेज है बेटा हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, जीएफआर इंक्रीज हुई होती है इसलिए ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। और दूसरे में नॉर्मल एल्ब्यूमन स्टेज होती है जिसमें एल्ब्यूमन एक्सपेलिंग हो रही होती है, यूरन एल्ब्यूमन एक्सपेलिंग यूएई। इसमें बेटा 20 से लेस देन 20 माइक्रोग्राम पर मिनट या लेस देन 30 mg, 30 से लेके बेटा 300 mg पर 24 आवर्स आपकी बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है माइक्रो अल्बुमिनूरिया को। लेकिन बाद में जैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, जीएफआर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो ये मोर देन 30 माइक्रोग्राम या मोर देन 300 माइक्रोग्राम पर 24 आवर्स चली जाती है, तो उस कंडीशन को माइक्रो एल्बुमिनूरिया कहा जाता है, और दैट विल लीड टू ए डायबिटिक किडनी डिजीज। अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक किडनी डिजीज होना शुरू हो जाती है। इसमें मजीद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, मैट्रिक्स मोर वाइडन होना शुरू हो जाता है, और जो ग्लोमेरुलाई हैं उनके अंदर डिफ्यूज्ड ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाती है, और एट द एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी या रीनल फेलियर को लीड कर जाती है। ओके, लैब इन्वेस्टिगेशन में बेटा यूरिन एनालिसिस करवाना चाहिए एल्ब्यूमिन को डिटेक्ट करने के लिए, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन और क्रिएटिनिन क्लियरेंस करवानी चाहिए, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो इन अर्ली मॉर्निंग, स्पॉट यूरिन टेस्ट की जो बात कर रहा था कि वो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक होते हैं तो उनके लिए स्पॉट यूरिन एल्ब्यूमिन के लिए इनकरेज करना चाहिए। यूरिन कल्चर करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड किडनी करवा सकते हैं, सर्टेन अदर टेस्ट हैं जो कि आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी को रूल आउट करने के लिए करवा सकते हैं, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग देखी जा सकती है, डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस देखी जा सकती है, और अगर यूरिन एनालिसिस करवाएंगे तो उसमें एल्ब्यूमिन या प्रोटीन का लेवल देखा जा सकता है, रूल आउट किया जा सकता है कि ये डायबिटिक इंड्यूस्ड है। गॉट इट। नो कम टुवर्ड्स द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, वी हैव 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स में हमने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को कवर करना है। नो
तो व्हाट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, पहले आप बताएं। चले एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है क्या। आप लोग बताएं पहले, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है। व्हाट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? ओके, नो। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है? ओके, ओके, वेल ठीक है, वेरी गुड मरियम। ओके, वेरी गुड। फैट के ब्रेकडाउन में हो रहा होता है डेफिनेटली बेटा। और इंसुलिन उसको ट्रीटमेंट के लिए या ट्रीट करने के लिए इंसुलिन दी जा रही होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा बेटा आवाज़ बाकी लोगों को तो आ रही है, आवाज़ आ रही है बेटा बाकी लोगों को? सुनिए बेटा, आपको पता नहीं, या तो आप पेज अपना रिफ्रेश करें, फिर हो सकता है आना शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को रिवर्स किया जा सकता है? ओके, वेरी गुड। लिपोलाइसिस, एक्सेसिव लिपोलाइसिस की वजह से कीटोन्स बॉडी अकमुलेट हो रहे हैं। वेरी गुड, बात मान जाते हैं आपकी। डू यू थिंक कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को रिवर्स किया जा सकता है? ओके, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ज़बरदस्त। किया जा सकता है, एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड, किया जा सकता है। ठीक है। ओके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को रिवर्स किया जा सकता है, डेफिनेटली यस। ठीक है। इस अच्छा, रिवर्स करते कैसे हैं? छोड़े, इंसुलिन एडमिनिस्टर करके कर सकते हैं, चलें ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। ओके, वेल पेशेंट डेफिनेटली ठीक हो जाता है अगर डीके इजीली मैनेज किया जा सकता है। ओके, वेल ठीक है। ओके, फ्लूइड मैनेजमेंट और इंसुलिन से रिवर्स किया जा सकता है बेटा, डेफिनेटली इंसुलिन से इसको मैनेज किया जा रहा होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसके अलावा जब ग्लूकोज ब्लड से नहीं मिल रही होती डायबिटीज में। ओके, ओके बेटा, वेरी गुड। इसकी आप मैनेजमेंट की तरफ आ गई हैं, वेरी गुड। चलें, इतना भी आपको पता है तो दैट्स मोर देन एनफ। ठीक है। इन्फ्लुएंस से डी पोटाश क्या? वेरी गुड। वन थिंग इज डी पोटाश। यस बेटा, डी पोटाश क्यों करते हैं? वेरी गुड।
मैं कब से सोच रहा था कोई बंदा पोटेशियम के लेवल की तरफ ही नहीं आ रहा, कोई बंदा डीके के मजे की चीज नहीं बता रहा मुझे। ओके, चीज ये है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को रिवर्स किया जा रहा होता है, लेकिन डी पोटाश भी साथ में किया जा रहा होता है। डी पोटाश क्यों करते हैं बेटा? पोटेशियम लेवल ज्यादा हो जाता है, वेरी गुड, हो जाता है, बिल्कुल बेटा सही बता रही हैं आप कि पोटेशियम लेवल ज्यादा क्यों होता है। मैं भी ये पूछना चाह रहा हूँ कि पोटेशियम लेवल ज्यादा क्यों होता है। दो पोटेशियम होता है तो डी पोटाश करते हैं। नहीं नहीं बेटा, पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाता है। अब बेटा आपको पता है कि जब डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है तो जो पोटेशियम है वो इलिमिनेट नहीं हो रही होती, 90% पोटेशियम इलिमिनेट होना होता है। ये पोटेशियम इलिमिनेट ना होने की वजह से पेशेंट को डी पोटाश किया जा रहा होता है। वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ मज़े की बताएं मुझे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में मज़े की चीज़। पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है इसलिए इंट्रावेनस। ओके वेल गुड, ठीक है। ओके बेटा, रीनल फेलियर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होते, ठीक है। कीटोएसिडोसिस के बारे में एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। ओके, इसके अलावा ठीक है, चलें, आप लोगों को इतना ही पता है, दैट्स मोर देन एनफ। लेकिन अभी तक मुझे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में कोई मज़े की चीज़ आप लोगों ने नहीं बताई। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना। क्या अच्छा, HbA1c क्या होती है? HbA1c क्या होता है? एक और चीज़ ले लेते हैं, HbA1c क्या होता है बेटा? HbA1c, बेटा एग्जैक्टली बाइकार्ब रिप्लेस किए जा रहे होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। HbA1c क्या होता है? देखने के लिए करवाया जाता है, एग्जैक्टली बेटा, 3 मंथ के लिए। होता क्या है इसके अंदर? ओके, चलें चलें, आपके पास 2 मिनट्स हैं, 2 मिनट्स के अंदर मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। बेटा एक्यूट कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की जो होती है ना, उसके अंदर मेनली 3 चीज़ों को हमने देखा जा रहा होता है। वन इज डीके, डिस्क्रिप्शन हीमोग्लोबिन फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज केमिकली। ओके बेटा, वेरी गुड, ठीक है, एग्जैक्टली यू आर राइट। 3 चीज़ें होती हैं, वन इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो दूसरी कंडीशन होती है उसको HHS कहते हैं, हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। ओके बेटा, ठीक है। और तीसरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया। अब इसके अंदर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या होती है। 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, वन इज डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, दूसरा हाइपर ओस्मोलर हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट, और तीसरा हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ये इन तीनों चीज़ों के अंदर पहली जो चीज़ है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कौन सी होती है, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर क्या हो रहा होता है। जिस तरह आप पहले बता रहे थे कि फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, एग्जैक्टली यू आर राइट। और फैटी एसिड का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, लीवर से कीटोन की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, और एट द एंड क्या होता है कि पेशेंट्स लीड करता है कीटोएसिडोसिस को। अच्छा, इसके अलावा बेटा आपने इसमें कोई कार्टिसोल का रोल भी आप लोगों ने देखना है कि कार्टिसोल क्या रोल प्ले करता है, और बाकी इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, एग्जैक्टली 3 चीज़ें, हाइपरोस्मोलर हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट, हाइपोग्लाइसीमिया और डीकेए। अब इन तीनों में देखना है आप लोगों ने कि इमरजेंसी कंडीशन क्या है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ओके। डीकेए को सिर्फ ट्रीट किया जा रहा होता है, हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट नहीं किया जा रहा होता। एनी हाउ, ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, डीकेए को। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। हैव ए ब्लेस्ड इवनिंग, बाय बाय।